मैं डॉक्टर जयप्रकाश, विभागाध्यक्ष इतिहास विभाग, ललित नारायण तीर्थ महाविद्यालय मुजफ्फरपुर। आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास विषय के सेमेस्टर 3 MJC 4 में। जो हमको पढ़ना है यूरोप का इतिहास 13वीं शताब्दी से लेके 1789 तक का इतिहास, जो हमें मेजर 4 में पढ़ना है। तो आज हम लोग यूरोप के इतिहास का पहला टॉपिक सामंतवाद पर चर्चा करेंगे। सामंतवाद क्या है? 13वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि यूरोप में सामंतवाद काफ़ी तेज़ी में फैला। वजह क्या थी? जो प्राचीन भारत में राजवंश मजबूत थे, जो रोमन साम्राज्य था, यूनानी साम्राज्य था, वह विघटन के कगार पर था। और उसके बाद जो राज्य को चलाने के लिए राजा की शक्ति होनी चाहिए, वह पूर्ण रूप से सही नहीं थी। समाज में अराजकता थी, समाज में हर जगह विद्वेष था, हर जगह देशों पर बहुत बड़े बड़े दूसरे देशों का आक्रमण हो रहा था। ऐसी परिस्थिति में जनता को सपोर्ट करने के लिए राजा तत्पर नहीं थे। तो समाज में जो अराजकता थी, उनको दूर करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर योद्धा आगे आए और उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में लोगों को सुरक्षा प्रदान की, और यही सामंत कहलाते हैं। और इनका राज्य अब शुरू हो गया। राजा कमज़ोर होने लगे, सामंत मजबूत होने लगे। जब सामंत मजबूत होगा तो स्वाभाविक है कि राज्य कमज़ोर होगा, राज्य कमज़ोर होगा तो राजा दुर्बल होगा। तो ऐसी परिस्थितियां थी सामंतवाद की। तो सामंतवाद हम क्या देखते हैं कि मध्यकालीन यूरोप की राजनीतिक और सामाजिक संगठन का आधार बन गया। हम देखते हैं कि प्राचीन रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, यूरोप छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, राजाओं की शक्ति दुर्बल हो गई, और इसके बाद अब मुख्य रूप से सामंत वर्ग के हाथ में सत्ता आ गई। अब इस अराजकता पूर्ण परिस्थिति को समाप्त करने के लिए सामंतों ने आगे आए। इन्होंने लोगों के समक्ष क्या दिलाया कि हम आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे। उन्होंने लोगों को कहा कि हम आपको कृषक न्याय की व्यवस्था करेंगे, कृषि का विकास करेंगे, और इसके साथ हम देखते हैं कि वह समाज सेवा करेंगे, रचनात्मक कार्य करेंगे, लोगों का दिल जीता, और लोगों का दिल जीत के अपने छोटे छोटे एरिया में अपने जागीर पर ये शासन करना प्रारंभ कर दिए। शुरू में यह बड़े अच्छे काम किए, लोगों का इन्हें सपोर्ट मिला, लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं कि यही सामंत अब उत्पीड़क बन गए, जनता का शोषक बन गए। और इनके आने से अब समाज भी दो भागों में बट गया। एक भाग तो हम देखते हैं कि राजा और सामंत हुए, जो बड़े अच्छे घर में रहते थे, बड़े अच्छे वातावरण में रहते थे, उनका जीवन वैभव और विलासिता से परिपूर्ण था। और दूसरे तरफ किसान थे, जिनकी दशा बड़ी खराब थी। वे दास के समान थे, उनसे बेगार लिया जाता था, उनसे विभिन्न प्रकार के कर वसूले जाते थे, उनकी दशा बड़ी खराब थी। सामंतों का उनके जीवन पर पूर्ण अधिकार हो गया था। जैसे सामंत चाहते थे वैसे उनका प्रयोग करते थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सामंत जो है, उनका जीवन प्रभुता संपन्न है, वैभव और विलासिता से परिपूर्ण है। और दूसरी, वे दुर्गीकृत महलों में रहते हैं, वे शस्त्रधारी सैनिक रखते हैं। और दूसरी तरफ हम कृषकों के स्थिति में देखते हैं, उनकी दशा खराब है। बहुत बिना काम के बेगार उनसे लिया जाता था, विभिन्न प्रकार के कर लिया जाता था, भेंट लिया जाता था, उपहार लिया जाता था। यह सब सामंतों को देते हैं। सबसे विडंबना की बात है
कि सामंतों की अनुमति के बिना न तो वे उत्तराधिकार प्राप्त कर सकते थे और न ही विवाह कर सकते थे। कृषकों का जीवन पूर्ण रूप से सामंतों पर निर्भर हो गया। ऐसी दशा में समाज का क्या होगा? जो सामंत लोगों की रक्षा के लिए, कृषि की उन्नति के लिए, लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए समाज में इनका बोलबाला बढ़ा था, सामंतवाद बढ़ा था। और वही सामंतवाद, वही सामंत आज हम क्या देखते हैं कि जनता का उत्पीड़क बन गया। स्वाभाविक है कि सामंतों की शक्ति कब हुई? जब राजा दुर्बल हुए। तो राजा दुर्बल हुए तो सामंतवादी प्रणाली की सबसे बड़ा दुष्परिणाम क्या हुआ? राजा दुर्बल हो गए। सैनिक सहायता के लिए वे सामंतों पर निर्भर हो गए। सामंतों पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था। वह अपनी जागीरों में पूर्ण रूप से सामंत स्वतंत्र हो गए थे। वह अपनी सशस्त्र सैनिक रखते थे। सैनिक के बल पर वह स्वतंत्र रहते, अधिकार करते थे, स्वतंत्रता की तरह अपने आप को व्यवहार करते थे, राजा के अधीन नहीं मानते थे। यही सैनिक उनकी शक्ति का आधार था। अब आता है कि यह सैनिक उनकी शक्ति का आधार था। राजा के सैनिक कम थे, राजा कमजोर था। स्वाभाविक है कि जब विदेशी आक्रमण होगा या आंतरिक अशांति फैलेगी तो राजा किससे सहायता लेंगे? इन सामंतों से सहायता लेंगे, यानी कि वे सामंतों पर आश्रित हो गए। अब ताकत के बल पर ये सामंत कभी कभी राजा के विरुद्ध षड्यंत्र भी रचते थे, राजा को अपने नियंत्रण में रखते थे। हम देखते हैं कि राजा इतना दुर्बल था कि अपनी शक्ति को, अपनी राज्य शक्ति को बनाए रखने के लिए सामंतों पर ही निर्भर हो गए। इस प्रकार हम देखते हैं कि सामंत क्यों आया था? अशांति, अराजकता को दूर करने के लिए आया था। सामान्य लोगों का जीवन, अब तो अराजकता और ज्यादा इसमें फैल गई। सामान्य लोगों का जीवन तो एकदम कष्टमय हो गया। जनता इनसे ऊब चुकी थी। राज्य में चारों तरफ अशांति, अराजकता थी। जो सामंत रहते थे दुर्गीकृत महल में, उनको हम लोग क्या कहते थे? उनके दुर्ग को मेनर कहते थे। यह मेनर कभी हम देखते हैं कि लोगों की सुरक्षा का केंद्र होता था। लोग उन पर विश्वास करते थे कि मेनर से हमें सहायता मिलेगी। लेकिन आज क्या हुआ? आज यही अराजकता का केंद्र बन गया, अशांति का केंद्र बन गया, भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया। इस अत्याचारी प्रणाली से जनता भी उब चुके थे, राजा भी उब चुके थे। स्वाभाविक है कि जब जनता और राजा दोनों उब जाएंगे तो इस प्रणाली का अंत निश्चित होगा। अब हम देखते हैं कि इंग्लैंड और फ्रांस में इस दिशा में प्रयास होता है और इंग्लैंड और फ्रांस में 13वीं शताब्दी में सामंतवाद को उखाड़ फेंकने का प्रयास शुरू हो जाता है। अब आता है कि सामंतवाद के पतन के क्या कारण थे। हम देखते हैं कि अराजकता और असुरक्षा की स्थिति सामंतवाद के उत्थान का कारण था। सामंतवाद में सुरक्षा और शांति स्थापित की थी शुरू में। कालांतर में सामंतवाद ने स्वयं अराजकता उत्पन्न कर दी और उत्पीड़न और कष्टों का स्वयं कारण बन गया। इस प्रकार सामंत प्रणाली जो है, जिन कारणों से जन्म हुआ था, उन्हीं कारणों में उनके पतन का रूपरेखा भी लिखा गया। वही अराजकता, अशांति के कारण ही उनका पतन भी हो गया।
सूरवीर और जन कल्याण की भावना से प्रेरित सामंतवाद के काल में अब जो सामंत हैं वह विलासी हो गए, अत्याचारी हो गए, और अतः विभिन्न कारणों का सामंतवाद के पतन में योगदान है। अब सामंतों को जनता देखने के लिए तैयार नहीं थी, अतः इनका पतन निश्चित है। अब हम देखेंगे कि यह सामंतवाद का दुष्प्रभाव हम पढ़े, राजा की शक्ति दुर्बल हुई उसके बारे में पढ़े। अब आता है कि सामंतवाद के पतन के क्या कारण थे। पहला, राज्य शक्ति में वृद्धि। अब देखते हम यहाँ क्या है, सामंत से जनता भी उब चुकी है, राजा भी उब चुकी है। 13वीं शताब्दी के अंत में हम क्या देखते हैं, कृषि की क्षेत्र में उन्नति होती है, आमदनी बढ़ती है, व्यापार बढ़ता है। उन्नति क्यों होती है? नए तकनीक के प्रयोग के कारण होती है। जब उन्नति होगी, व्यापार बढ़ेगा, लोगों की आमदनी बढ़ी होगी, और यह किस वर्ग के हाथ में था? आम जनता के हाथ में था। इससे फायदा व्यापारी वर्ग उठा रहे थे, और यूरोप के समाज में एक मध्यम वर्ग का उदय होता है। यह मध्यम वर्ग, यह व्यापारी वर्ग, यह क्या चाहते थे? यह चाहते थे कि देश में शांति हो, हमारे व्यापार फले फूटे। अतः इस वर्ग ने जो वैज्ञानिक तकनीकी के बल पर अपने कृषि और विकास व्यापार में विकास किया था, अच्छी खासी आमदनी कमाए थे, अब यह चाहते थे कि सामंतों के निरंतर युद्ध में रहने के कारण हमारी स्थिति खराब होगी, हमारा व्यापार लॉस होगा। अतः वह चाहते थे कि अब जो है सामंतवादी प्रणाली को समाप्त किया जाए। उन्होंने राजा को कर देना शुरू किया, उन्होंने राजा को धन देना शुरू किया, और राजा उस धन से अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाए। और इस प्रकार हम देखते हैं कि जनता के सपोर्ट से, मध्यम वर्ग के सपोर्ट से अब क्या होता है, राजा अपनी शक्ति बढ़ाते हैं, राज्य शक्ति मजबूत होता है। जब राज्य शक्ति मजबूत होगा, राजा मजबूत होगा, तो पुरानी प्रणाली, सामंतवादी प्रणाली कमजोर होगी, और सामंतवादी प्रणाली के अंत में यह बहुत कारगर सिद्ध हुआ। दूसरा, बारूद का आविष्कार। अब हम देखते हैं मध्यम वर्ग के उदय से धन प्राप्त हुआ, राजा भी तकनीकी विकास की ओर ध्यान दिया, और इसी समय हम देखते हैं कि यूरोप में बारूद का आविष्कार हो गया। अब बारूद के आविष्कार हुआ, पढ़े लिखे वर्ग के सहयोग से, वैज्ञानिकों के सहयोग से। धन कौन दिया? मध्यम वर्ग। और यह तीनों वर्ग राजा की शक्ति को मजबूत करना चाहते थे। जब बारूद बन गया, तोप बन गया, तो सामंत जो दुर्ग को मजबूती से, दुर्ग में रहते थे, घुड़सवार सेना रखते थे, और उसके बल पर लोगों पर विजय प्राप्त करते थे, अपनी शक्ति से, अपनी दुर्ग और सैनिक, घुड़सवार सैनिक से राजा को कमजोर करते थे, राजा की बात नहीं मानते थे, अपने यहाँ पूर्ण स्वतंत्र जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन अब राजा को जनता का भी सपोर्ट मिला। उसे बारूद के आविष्कार से सामंत के दुर्ग को तोड़ने में कोई परेशानी नहीं हुई। बंदूक का आविष्कार हो गया, इससे उसकी घुड़सवार सैनिकों को मारने में दिक्कत नहीं हुई। यानी कि बारूद के आविष्कार ने सामंतवाद के पतन की रूपरेखा लिख दी। जिस बल पर सामंत इतने मजबूत थे, उनके बल को ही कुचल दिया गया। तीसरा आता है धर्म युद्धों का प्रभाव। हम देखते हैं कि यूरोप में जो ईसाई धर्म के पादरी लोग थे,
वह चाहते थे कि उनके पवित्र स्थल जो पश्चिम एशिया में जेरूसलम है उसे आज़ाद कराया जाए। उस पर तुर्कों ने, मुसलमानों ने कब्जा कर लिया था। इस प्रयास में 1095 से लेके 1453 ईस्वी तक लगभग 400 वर्षों तक यूरोप के शूरवीरों ने पादरी के नेतृत्व में जेरूसलम पर आक्रमण किया और यही आक्रमण धर्म युद्ध कहलाता है। और जब आक्रमण करेंगे, तुर्कों से, मुसलमानों से लड़ने जाएंगे तो क्या होगा? हानि तो होगी ही। युद्ध कहीं भी अच्छा नहीं होता है, युद्ध से सभी को हानि होती है। युद्ध में दोनों तरफ से शूरवीर मारे जाते हैं, बहुत सारे धन की बर्बादी होती है। और यह धन कौन खर्च कर रहा था? सामंत कर रहे थे। लड़ने कौन जा रहा था? सामंत के युद्धवीर, शूरवीर लड़ने जा रहे थे। तो युद्ध में दोनों तरफ से हानि होगी और इसमें बहुत सारे सामंतों के शूरवीर मारे गए। तो धर्म युद्धों के कारण उनकी शक्ति दुर्बल हुई। जब उनकी शक्ति दुर्बल होगी, उनके पास शूरवीर की कमी होगी, तो राजा इस ताक पर बैठा हुआ था, सामंत कमजोर हो, हम सामंत को दबोच लें, सामंतवादी प्रणाली को समाप्त कर दें। और इसमें उसे जनता का भी अब सपोर्ट मिल रहा था। स्वाभाविक है कि सामंतों की शक्ति इससे कमजोर हुई। चौथा है परस्पर संघर्ष। हम देखते हैं कि सामंत जो हैं वह प्रत्येक दिन लड़ने के चक्कर में ही रहते थे। वे चाहते थे कि हम अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करें, हम अपनी जागीर की सीमा बढ़ाएं, और इस कारण वे लगातार आत्मघाती युद्धों में लगे रहते थे। इनसे भी उनकी सैनिक शक्ति कमजोर हुई, आर्थिक रूप से वे दुर्बल हुए। बड़ी संख्या में सामंत इस युद्ध में मारे गए। तो ऐसी परिस्थिति में सामंत की दुर्बलता उजागर होने लगी। जब सामंत की दुर्बलता उजागर होने लगी, राजा अपनी शक्ति बढ़ा रहा था, मध्यम वर्ग, व्यापारी वर्ग उसे सपोर्ट कर रहे थे, तो स्वाभाविक है कि अब राजा पूरी शक्ति के साथ सामंतों को हराने के लिए, उनको कुचलने के लिए आगे निकल जाएगा। और राजा ऐसा किए और इससे भी सामंत कमजोर हुए। अब आता है पंचमा, व्यापारिक उन्नति। 13वीं 14वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि यूरोप के व्यापार और वाणिज्य में अभूतपूर्व वृद्धि होती है। इस वृद्धि में धर्म युद्ध का भी बड़ा महत्व है। यूरोप वासी जो है इन युद्धों के कारण एशिया आते थे। एशिया की वस्तुओं से वे आकर्षित हुए। आकर्षित होकर उन्होंने एशिया के बारे में नई जानकारी प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की। एशिया की वस्तुओं से उनका लगाव बढ़ा। अब देखते हैं कि यहाँ से जो वस्तुएं खरीद कर ले जाते थे, यूरोप में कई हजार गुना ज़्यादा दामों में बेचते थे। अब इससे उनका मुनाफा बढ़ा, व्यापारिक संबंध उनका एशिया के साथ बढ़ा, और इस वर्ग में व्यापारी वर्ग, सबसे ज़्यादा धनी व्यापारी वर्ग लाभ उठाए। अब यह धनी व्यापारी वर्ग व्यापार में इतना आगे बढ़ गए कि वह नहीं चाहते थे कि हमारे देश में सामंत हो। वे चाहते थे कि राजा मजबूत हो, राजा हमें व्यापारिक सुविधा दे, उसके बदले में हम राजा को धन दे रहे हैं, राजा की सैनिक शक्ति को मजबूत कर रहे हैं, बदले में वह हमें सुरक्षा दे, हमारे व्यापारिक लाभ करे, व्यापारिक संबंध बनाने में हमें विदेशों के साथ हमें मजबूत करे, हमें सपोर्ट करे। और इस व्यापारिक उन्नति ने जो मध्यम वर्ग, व्यापारी वर्ग का उदय हुआ, इससे भी सामंतवाद कमजोर हुआ। सामंत कमजोर हुए।
अब समाज में राजा के सपोर्ट के लिए धन देने वाले व्यापारी वर्ग आ गए, और वे धन जो पहले सामंतों को मिलते थे वह धन अब राजा को मिलने लगा, और उस धन के बल पर राजा ने अपनी शक्ति मजबूत की। जब शक्ति मजबूत करेगी, वह पूरे देश का राजा है, तो स्वाभाविक है कि एक छोटे से जागीर का सामंत क्या उनका सामना कर सकता है? नहीं कर पाया। यही कारण सामंतवाद कमजोर हुआ और सामंतवाद का अंत हुआ। अब हम देखते हैं, छठा पॉइंट है नवीन नगरों का उदय। अब देखते हैं कि नगरों का विकास होना शुरू हुआ। व्यापार और वाणिज्य के कारण नगरों का उदय हुआ, नगर का निर्माण हुआ। व्यापारियों के केंद्र ही नगर थे, और व्यापारिक मेले इन नगरों में आयोजित किए जाते थे। वस्तुओं का विनिमय व्यापारी करते थे, और सस्ते मजदूर की भी उनको आवश्यकता थी। सामंतवाद के कमजोर होने से मजदूर अब अपने सामंत की एरिया से भागना शुरू किए, नगर में आकर बसना शुरू किए, और व्यापारी वर्ग तो बांह बिछाए खड़ा था कि यह मजदूर आए, हमारे उद्योग में, हमारे व्यापार में सहयोग करे, हमें भी आगे बढ़ाए, और स्वयं भी सामंतों के दुष्प्रभाव से बचे। और अब लोग नगरों की तरफ आकर्षित हुए। नगरों में उन्हें, इन व्यापारिक वर्ग ने उन्हें रोजगार दिया। इससे हुआ कि अनेक कृषक या कृषक दास थे, वह ग्रामीण क्षेत्रों से जीविका के लिए नगरों की तरफ आकर्षित हुए, नगर आए और नगरों में अपना रोजगार ढूंढा। नगरों में रोजगार ढूंढा, नगरों का इससे विकास हुआ। जब नगर का विकास होगा तो छोटे छोटे जो सामंत थे गांव में ही अपनी जीविका आलिशान बंगला मेनर बना के रहते थे, अब उसका कोई महत्व नहीं रह गया। व्यापारिक केंद्र, व्यापार जहां लोग रहते हैं, उसका महत्व बढ़ने लगा, और महत्व बढ़ने से नगरों का उदय काफी तेजी में हुआ। सातवां पॉइंट है मुद्रा का प्रचलन। सामंतवाद के पतन में मुद्रा के प्रचलन का भी बहुत बड़ा योगदान है। हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली से मध्य युग में व्यापार होता था, मुद्रा का प्रचलन कम था। लेकिन जब 1095 में धर्म युद्ध शुरू हुआ, धर्म युद्ध में वे जाने लगे, तो व्यापार की काफी तेजी में वृद्धि हुआ। धर्म युद्ध में जो सामंत जाते थे युद्ध लड़ने, वे अपने साथ सामान ढोकर नहीं ले जाएंगे, तो वस्तु विनिमय प्रणाली कैसे होगी? अब उनको मुद्रा की आवश्यकता हुई, और यही मुद्रा उनको, चूंकि वे विलासी प्रवृत्ति के थे, तो स्वाभाविक है कि धर्म युद्ध के लिए जा रहे हैं, लेकिन विलासिता की सामान भी तो उनको जरूरी होगी, और यह सब विलासिता की सामान कब खरीदेंगे? जब उनके पास मुद्रा होगी, और मुद्रा की उन्हें आवश्यकता हुई, और यह उन्हें केवल व्यापारियों से ही मुद्रा प्राप्त हो सकता था। तो अब सामंत वर्ग को, जो व्यापारी के पास मुद्रा थे, उस मुद्रा की आवश्यकता हुई। धर्म युद्ध में जा रहे हैं तो सामान लेकर युद्ध नहीं लड़ने जाएंगे, पैसा रहेगा तो कहीं भी खरीद लेंगे, और यह सामान भी कौन उपलब्ध कराएगा? व्यापारी वर्ग उपलब्ध कराएगा। व्यापारी वर्ग तो चाहता ही था कि देश में मुद्रा का प्रचलन हो, और राजा से बार बार आग्रह कर रहा था कि वस्तु विनिमय प्रणाली पर अब कमी की जाए, मुद्रा का प्रचलन किया जाए। लेकिन जब तक सामंत मजबूत थे, मुद्रा का प्रचलन नहीं हो सकता था, व्यापारी वर्ग मजबूत नहीं हो सकता था। अतः अब जब सामंतों को ही धर्म युद्धों में जाने के कारण मुद्रा की आवश्यकता हुई, तो वैसी परिस्थिति में मुद्रा का प्रचलन होना शुरू हुआ। मुद्रा का प्रचलन होना मतलब सामंतों की शक्ति को कमजोर होना, और व्यापारिक और मध्यम वर्ग की शक्ति को मजबूत होना, और मध्यम वर्ग और व्यापारी की शक्ति मजबूत होगी तो राजा की शक्ति मजबूत होगी। आठवां है
कृषकों का विद्रोह। अब हम देखते हैं कि सामंतवादी व्यवस्था में कृषकों के साथ बड़ी उत्पीड़न होता था। इस प्रणाली की विशेषता ही कृषकों का शोषण था, उन पर अमानवीय अत्याचार था। इन अत्याचारों का समय समय पर कृषकों ने विरोध किया था। कृषक विरोध करते रहते थे। यूरोप में बड़ी भयंकर स्थिति आ गई। 1338 ईस्वी में ऐसी भयंकर महामारी फैली कि इस महामारी ने, जिसे हम लोग काली मृत्यु भी कहते हैं, पूरे यूरोप की आधी आबादी मर गई, आधी आबादी कम हो गई। इससे कृषक श्रमिकों की मात्रा में काफी कमी आ गई, कृषक श्रमिक काफी कम गए। अब जब भूस्वामी वर्ग जो है, अब मजदूर ही कम है और उनकी सामंतों को भूस्वामी है वो लोग, उनको खेती करना अति आवश्यक है, खेती के बल पर ही उनकी जीविका चलती है। तो अब वे लोग बेगार की बात छोड़िए, पारिश्रमिक देने की बात करने लगे, कृषकों के प्रति उदारता का दृष्टिकोण रखने लगे। अब देखा कि सामंत हमारी अब बेगार की बात नहीं, हमसे प्यार से हमें पारिश्रमिक देते काम कराना चाह रहा है, तो कृषकों में, मजदूरों में भी यह भावना आई कि अब यदि हम लोग एकजुट होते हैं और एकजुट होकर सामंतों से अपनी बात मनवा सकते हैं, तो सामंतों को अब मजदूरों के साथ न्याय करना पड़ा, उन्हें पारिश्रमिक भी देना पड़ा। जब उनके पैसे में से, उनके लाभ में से मजदूरों का हिस्सा मिलने लगा तो उनकी आमदनी घट गई। आमदनी घटेगी तो उनकी विलासितापूर्ण जिंदगी में भी कमी आएगी, और जो वे सारे पैसे को अपनी सेना को मजबूत करने में लगाते थे, वहां भी उसमें कमी आएगी। वैसी परिस्थिति में हम क्या देखते हैं कि अब सामंत कमजोर होने लगे, क्योंकि उनको आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है, अपनी आमदनी में से मजदूरों को हिस्सा देना पड़ रहा है। तो वैसी परिस्थिति में उनकी शक्ति कमजोर होने लगी। आर्थिक स्थिति की कमी के कारण अब वे सामंत समाज में उतने प्रभावशाली नहीं रह गए थे। अब तो समाज में मध्यम वर्ग प्रभावशाली हो गए थे, मजदूर, किसान उनके तरफ आकर्षित हो रहे थे। 9वां पॉइंट है राष्ट्रीयता की भावना का उदय। अब हम देखते हैं कि सामंतवाद के पतन में राष्ट्रीय भावना का भी विकास का बहुत बड़ा योगदान है। अब जो अपने अपने देश के व्यापारी वर्ग थे, वह चाहते थे कि राजा उन्हें सपोर्ट करे, उनका प्रभुत्व हमारे देश में बने रहे। वह नहीं चाहते थे कि दूसरे देश के व्यापारी आएं और हमारे यहाँ बस जाएं और हमारे व्यापार पर कब्जा कर लें। ऐसी परिस्थिति में व्यापारियों के मध्य तो संघर्ष होता था, क्योंकि दूसरे देश के व्यापारी को वह किसी भी कीमत पर बसने नहीं देना चाहते थे, व्यापार करने नहीं देना चाहते थे। अब वह चाहते थे कि उनके व्यापार को संरक्षण मिले, और यह संरक्षण तब मिलेगा जब राजा उसे सपोर्ट करेगी। तो राजा कब सपोर्ट करेगी? यदि आपके दिल में राष्ट्रीय भावना है, आप राजा को सपोर्ट कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि राजा भी आपको सपोर्ट करेगी। और राजा के सपोर्ट करने के कारण और व्यापारी वर्ग में जो भावना आ रही थी राष्ट्रीयता की, उससे पूरे देश में राष्ट्रीयता की भावना फैली। जब राष्ट्रीयता की भावना फैलेगी, राष्ट्र की बात आएगी, तो सामंत कमजोर होंगे। लोगों ने सामंतों को दरकिनार किया और राजा से अपनी सुरक्षा की भावना का आशा किया। अब आता है 10वां आंतरिक दुर्बलता। हम देखते हैं कि उसकी आंतरिक दुर्बलता भी सामंतवाद के पतन के कारण बने। यह पतन के उत्तरदायी यह भी एक कारण था।
सामंतवाद निरंतर युद्ध प्रणाली पर आधारित था। विजय हो या उत्तराधिकार हो या विवाह हो द्वारा अनेक बार सामंत भूमि पर आपस में टकराते रहते थे, उनमें विवाद होते रहता था, उनमें संघर्ष होते रहता था। ऐसी संघर्ष की स्थिति में उनकी शक्ति कमजोर होगी, और जब उनकी शक्ति कमजोर होगी, लोगों में राष्ट्रीयता की भावना फैल रही है, तो लोग अपनी सुरक्षा के लिए सामंतों की तरफ नहीं देखेंगे, वह कहाँ देखेंगे? राजा के प्रति देखेंगे। और जब राजा के प्रति देखेंगे तो राष्ट्रीय भावना आएगी, राष्ट्र की बात आएगी, तो क्षेत्रीय शक्तियां स्वतः कमजोर हो जाएगी और सामंत इससे दुर्बल हुए। और इन्हीं सब कारणों से 13वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में हम क्या देखते हैं? यूरोप से सामंतवाद कमजोर होने लगा और धीरे धीरे यूरोप में सामंत कमजोर हो गए, राज्य शक्ति मजबूत हो गई। और इस प्रकार हम देखते हैं कि मध्यकालीन यूरोप में जो सामंत 300-400 वर्षों तक आधिपत्य जमाए हुए थे वह समाप्त होने लगे, कमजोर होने लगे, और फिर से यूरोप में राष्ट्रीय भावना और राष्ट्रों का उदय हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।